फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हम लोग जितने भी मिडेवल हिस्ट्री के बाद, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास के बाद आपका जो घटनाक्रम है, वो लेटर मुगल मतलब उत्तरवर्ती मुगल शासक के बाद जो मुगल का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद से किस तरीके से वो चेंजेज हुआ इंडिया में। जो रूलर था, जो एक शासन व्यवस्था थी, वो किस तरीके से बदला, और किस तरह से जो हम लोग उसके बाद जो एक डिमार्केशन है कि हम उसके बाद से उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो आधुनिक भारत, उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें इंडिया का हिस्ट्री कवर करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आपका सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो, खास करके बीपीएससी टीआरई में डायरेक्ट 8 क्वेश्चन, या फिर बीपीएससी में या ये आपका यूपीपीएससी में, यहाँ पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, वो जो मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। तो ये सीरीज आपका हिंदी में होगा, और इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। ये बहुत ही अच्छा आपको एक रिवीजन और एक तैयारी के लिए उपयोग होगा, और ये कंटेंट इतना अच्छा है कि आप इसको यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसको कवर करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका इस तरह से नॉलेज डेवलप होगा। एक पूरी विस्तृत रूप से आपको इसमें बताया जाएगा। जो भी टॉपिक रहेगा, हम लोग एक एक टॉपिक करेंगे। जैसे अभी इस वाले में हम लोग कवर करेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक, क्योंकि उसी के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है। जो एक राज था इंडिया पे, वो बदलता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले चलिए इस सीरीज में, इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक, कि मुगल के बाद किनका शासन रहा। तो छोटे छोटे टेन्योर रहे, कुछ 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 मतलब बहुत कम समय के लिए कुछ राजाओं का रहा शासन, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा, इसमें वैसा कुछ भी नहीं होगा, कहानी कुछ नहीं बताया जाएगा, बस जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस सीरीज से जुड़िए, आपको वाकई में ये फायदा होगा, ये मेरा एक भरोसा है। आप कीजिए इस पे। तो चलिए इस सेशन में देखिए, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल शासक। इसमें क्या कवर करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम बदलता है, और जो शासन व्यवस्था है वो पूरे भारत में वो चेंज होती है। तो देखिए, तो पहला ही टॉपिक है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारा मॉडर्न हिस्ट्री का आपका 1947 तक सारा कुछ कवर किया जाएगा बहुत ही अच्छे से। आप देखिए पूरा सेशन, तब इसकी उपयोगिता आप लोग को समझ में आएगी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्या, उत्तरवर्ती मुगल शासक में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी को। कहाँ? तो ये अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, ये अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उस समय इसके 3 पुत्र जीवित थे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तभी आपका एक स्टोरी लाइन दिमाग में डेवलप होगा, तो उससे आप किसी भी प्रश्न को हैंडल कीजिएगा, सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, अहमदनगर में हुई, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि उसके 3 पुत्र जीवित थे, एक मुअज्जम, एक आजम तथा एक कामबख्श। स्टोरी आगे ऐसे बढ़ती है कि 3 उसके पुत्र थे। फिर उसके बाद औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध नहीं चाहता था, कि मेरे मतलब औरंगजेब ऐसा सोचता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों में लड़ाई ना हो उत्तराधिकार का। तो वो क्या किया, 3 पुत्रों की वसीयत लिखी। जो भी प्रॉपर्टी था वो 3 पुत्रों में विभाजित करके उसकी वसीयत लिख दी, जिसमें मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया गया। तो औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का बंटवारा इन 3 पुत्रों में किया गया, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। परंतु राज्य के बंटवारे के बावजूद तीनों भाई युद्ध में उलझ गए। लेकिन होता क्या है कि वो इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं थे, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपस में युद्ध में उलझ गए। अंततः मुअज्जम ने, ध्यान रखिएगा, मुअज्जम जून 1707 ईस्वी में जजाओं के युद्ध में, ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध?
जजाओं के युद्ध में। और किसको, मुअज्जम ने, मुअज्जम ने 1707 में जजाओं के युद्ध में आजम को, ध्यान रखिएगा, हाँ आजम को, और तथा 1709 2 साल बाद बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित कर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। तो देखिए ये जो बहादुर शाह प्रथम दिख रहा है वो कौन था, ये मुअज्जम ही था, औरंगजेब का एक बेटा था। और इसने क्या किया 1707 में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1707 में जजाओं के युद्ध में आजम को हराया, और 1700 2 साल बाद बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को, मतलब दो भाइयों को हराकर वो सिंहासन पर बैठता है और फिर उपाधि धारण करता है बहादुर शाह प्रथम। और ये फेमस था साहेब बेखबर के नाम से, ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका समय अवधि क्या है, टाइम पीरियड है आपका 1707 से 1712, लगभग 5 से 6 साल। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम मेल मिलाप की नीति अपनाई। देखिए कैसा मेल मिलाप की नीति, कोलैबोरेशन टाइप का नीति अपनाया। उसने राजा जयसिंह आमेर, राजा जयसिंह का क्या, आमेर का, तथा अजीत सिंह का मारवाड़ को शासक स्वीकार किया। ये लड़ाई में ज्यादा ये नहीं फोकस किया, बल्कि क्या किया कि मेल मिलाप, मिलजुल कर काम करते हैं। तो उन्होंने राजा जयसिंह आमेर का राजा के रूप में और मारवाड़ के राजा के रूप में अजीत सिंह को स्वीकार किया। छत्रसाल बुंदेला तथा चूड़ामल जाट के साथ मित्रता की नीति अपनाई। अब देखिए दो और यहाँ पे नाम है, छत्रसाल बुंदेला और चूड़ामल जाट के साथ कैसा, तो फ्रेंडशिप निभाया, अपनाई, फ्रेंडशिप की नीति अपनाई। साथ ही मराठों को दक्कन दक्कन की सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दिया। अब सरदेशमुखी क्या है आप लोग को मन में आ रहा होगा। तो सरदेशमुखी एक तरह का टैक्स कलेक्शन बोल सकते हैं, रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था इसमें। तो ये हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि चौथ और सरदेशमुखी दो टैक्स सिस्टम एक तरह से था मराठों के समय। तो ये हम लोग जब मराठा कवर करेंगे आने वाले दिनों में, तो हम लोग उसको वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान में ये रखिए कि मराठों को दक्कन की स्वदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया, किंतु साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। देखिए मराठों का राजा किसको नहीं माना, साहू को, लेकिन स्वदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। अब आगे है इसमें आपका, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद के साथ भी संधि कर मेल मिलाप करने की कोशिश की। देखिए बहादुर शाह क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, परंतु गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। तो प्रयासरत तो था वो मेल मिलाप की नीति करने का गुरु गोविंद साहब, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो बंदा बहादुर उन्होंने क्या किया, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। फिर क्या होता है आगे देखिए, एक दिमाग में एक स्टोरी लाइन बिल्ड कर दीजिए, घटना जो जैसे जैसे हुआ है तो ये आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो आगे आइए देख लेते हैं। बहादुर शाह ने 1711 में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान कर उसे पराजित किया। देखिए फिर क्या हुआ, एक अभियान चलाता है कब, 1711 में, ध्यान रखिएगा, बंदा बहादुर, और उसे पराजित किया। परंतु 1712 में बंदा बहादुर ने पुनः लाहौगढ़ पर कब्जा कर लिया, और 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तो ये था बहादुर शाह प्रथम के बारे में। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो बना वो था आपका जहंदर शाह। देखिए प्रमुख प्रमुख है आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही रूलर का इसमें कवर किया गया है। ऐसे तो बहुत छोटे मोटे बहुत रूलर थे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इनको किस नाम से जाना जाता था, ध्यान से देखिए, लंपट मूर्ख बोला जाता था। किसको, जहंदर शाह को। और इनका शासन था 1712 से 13, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, मान लीजिए 1 से 1.5 साल के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम इसके इसके काल में क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों में, अब देखिए बहादुर शाह के बाद जैसे औरंगजेब के पुत्रों में लड़ाई हुआ, तो अब बहादुर शाह के 4 पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने में उसके पुत्रों में इतनी निर्लजता दिखाई, देखिए किस स्तर पे वो गिर गए कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन ही नहीं किया। देखिए बंटवारे का एक ऐसा इन लोग में सुरूर चढ़ा कि वो अपने पिताजी को 1 महीने तक दफन भी नहीं कर पाए आपसी उत्तराधिकार की लड़ाई में। तो देखिए किस स्तर पे लोग चले जाते हैं।
सत्ता के लिए। तो अब आगे इसमें देखिए, दरबार में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से, दरबार में एक ईरानी दल के नेता थे जुल्फिकार खां की सहायता से जहंदर शाह शासक बनने में सफल हुआ। तो चार पुत्र थे उसमें, किसके, बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात उसके चार पुत्र में जहांदर शाह शासक बनने में क्या हुआ, सफल हुआ। और किसकी मदद से, तो जुल्फिकार खां की मदद से। कृतज्ञ सम्राट ने जुल्फिकार खां को अपने प्रधानमंत्री, और फिर देखिए क्या हुआ कि उसके जैसे ही मदद लिया तो उसको रिवार्ड के तौर पे क्या किया, जहंदर शाह ने जुल्फिकार को क्या बना दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और अब आगे देख लेते हैं, जहंदर शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि व मालवा की सूबेदारी तथा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी दे दी। ठीक है। उसने छत्रसाल बुंदेला और चूड़ामल जाट के साथ मित्रता की नीति अपनाए रखी। इन लोग दोनों को और वैल्यू दे दिया, मतलब पदवी, ये जय सिंह को और अजीत सिंह को। और बाकी छत्रसाल बुंदेला और चूड़ामल से जो मित्रता की नीति चली आ रही थी, उसी नीति को इसने आगे बढ़ाया। मराठों को दक्कन का चौथ और स्वदेश मुखी इस शर्त पर दी गई कि इनकी वसूली मुगल अधिकारी कर मराठा शासक को देंगे। देखिए अब यहाँ पे ये चेंज करता है कि जो अधिकार दिया था मराठों को सरदेश मुखी और चौथ वसूल करने की, तो पावर तो दिया गया, लेकिन बोला गया कि कलेक्शन जो करेगा वो मुगल अधिकारी करेंगे। तो थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। अब है आगे, जहंदर शाह ने बहादुर शाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखी। ध्यान रखिएगा, जहंदर शाह ने बहादुर शाह के खिलाफ, बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखी। इसके काल में जजिया कर समाप्त हो गया। तो देखिए ये हाईलाइटेड कर लीजिए, इसको, इम्पोर्टेंट है कि जहंदर शाह के जो लंपट मूर्ख बोला जाता था जिसको, उसके शासन काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, किंतु गलत पद्धति इजारा का शुरुआत हुआ। देखिए एक पद्धति को समाप्त किया गया, लेकिन एक एक पद्धति जो स्टार्ट किया, जिसको जिसको लोग गलत मानते थे, तो ये इजारा पद्धति क्या था, तो इजारा पद्धति में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, जिसमें कृषकों को शोषण को प्रोत्साहन मिला। एक ऐसा लैंड रेवेन्यू टैक्स को कलेक्शन का एक सिस्टम लाया गया, जिसमें क्या होता था, कृषकों को शोषण एक तरह से किया जाता था। फिर आगे है, जहंदर शाह वारिया पर वेश्या पर सब उससे उसके प्रति क्या बोलते हैं आकर्षित थे। 1713 ईस्वी में जहंदर शाह के भतीजे फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहंदर शाह को पराजित किया। देखिए कौन है भतीजा, जहंदर शाह का भतीजा फर्रुख सियार क्या करता है, सैयद बंधुओं के साथ, किसकी सहायता से, तो सैयद बंधुओं की सहायता से जहंदर शाह को पराजित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए इस तरीके से औरंगजेब से आया क्या, बहादुर शाह के बाद जहंदर शाह के बाद अब आएगा फर्रुख सियार। तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब फर्रुख सियार, ये फेमस था घृणित कायर, एक कायर रूलर था। 1713 से 1719 तक इसका समय अवधि है। तो देख लीजिए हैं आपकी महत्वपूर्ण क्या है फर्रुख सियार के बारे में। तो देखिए फर्रुख सियार ने हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं, जो कि किंग मेकर था, इन्हीं की मदद से ये सत्ता पे बैठा था, की सहायता से राजगद्दी प्राप्त की। और 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने जहंदर शाह तथा जुल्फिकार खां की हत्या कर दी। अब देखिए सैयद बंधुओं के साथ जहंदर शाह की तो मृत्यु करता ही, और जो जहंदर शाह जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जुल्फिकार खां को, उसकी भी मृत्यु कर देता है। कृतज्ञ बादशाह ने अब्दुल्ला खां को, तो देखिए एक जैसे अब इनकी मदद लिया किसकी, तो सैयद बंधुओं को, तो उसके प्रति कुछ इनको रिवार्ड देना होगा। तो बादशाह ने क्या किया कि अब्दुल्ला खां को वजीर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा यही है। यहाँ से देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां का जिक्र मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये फर्रुख सियार के द्वारा ये सैयद बंधु थे, कौन, अब्दुल्ला खां और वजीर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को मीर बख्शी। तो ये मीर बख्शी क्या होता है वो आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्रुख सियार ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी तथा अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया। देखिए एक तरफ लड़ाई, दूसरी तरफ मित्रता, शादी ब्याह की तरह करके उसने इस तरह से मैनेज किया अपना सत्ता को। अब आगे है इसमें, उसने चूड़ामल जाट के साथ मित्रता बनाए रखी। जैसे
उसके दादा के टाइम से चला आ रहा है या उसके जो पूर्वज थे उस टाइम से, तो उन्होंने जाट के साथ मित्रता बनाए रखी और फर्रुख सियाह के समय 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कीजिए इसको, ध्यान रखिएगा कि बंदा बहादुर को दिल्ली में जो फांसी दिया गया था 1716 में, किसके शासनकाल में दिया गया? तो फर्रुख सियार के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। 1717 में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया। देखिए 1717 में एक व्यापारिक लाभ देने के लिए शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। एक तरह से मतलब बिजनेस करने का राइट्स दे दिया गया, 3000 रुपये वार्षिक एक मतलब पैसे के एवज में। आगे है, अब इसमें आगे चलकर फर्रुख सियार और सैयद बंधुओं के मध्य संबंध बिगड़ने लगे। तो देखिए, अब जहाँ पे सत्ता मिल जाएगा, दो लोग रहेंगे प्रमुख रूप से, तो आपस में खटपट तो होना ही है। तो आइए देखते हैं कि आगे स्टोरी किस तरीके से किधर मुख करती है। तो चलिए देखिए, सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू के साथ 1719 में दिल्ली की संधि की, जिसके अनुसार साहू को दक्कन के 6 प्रांतों को चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, इस बार साहू को मिल गया 6 प्रांतों का, पहले से नहीं मिलता था इन लोगों को। बदले में साहू 15,000 सैनिक के साथ सैयद बंधु का सहयोग करने का वादा किया। अब देखिए यहाँ पर सैयद बंधु को सहयोग कौन कर रहा है? मराठा लोग कर रहा है। 1700 सब मतलब एक तरह से देखा जाए तो सब अपनी सत्ता के प्रति किसी भी हद तक जा रहे थे। 1719 में ही बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा सैन्य शक्ति की सहायता से सैयद बंधुओं ने क्या किया? आप देखिए, फर्रुख सियार को ही पराजित किया। बताइए, जिस जो उसको यहाँ पे सैयद बंधुओं को यहाँ पे मीर बख्शी और वजीर बनाया, बाद में वो मराठाओं की सैन्य शक्ति के मदद से फर्रुख सियार को ही पराजित कर उसकी हत्या कर देती है। तो देखिए किस तरह से घटनाक्रम बदलते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। फर्रुख सियार की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने एक के बाद एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे समय के लिए अलग अलग सम्राट दिल्ली पे बैठा है। पहले रवि उद दरजाद को मुगल बादशाह बनाया गया, फिर रवि उद दरजाद सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि रवि उद दरजाद मुगल सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई। इसके पश्चात रबी उद दौला, देखिए पहले रबी उद दरजाद, फिर दौला को बादशाह बनाया गया, किंतु मृत्यु पेचिश रोग से हो गई। फिर सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हिस्ट्री में घटनाक्रम बदलता है। और आगे फिर देखिएगा कि कैसे आगमन, यूरोपियों का आगमन इंडिया में होता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक शाही फरमान की तरह देखिए, यहाँ पे दे दिया गया था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले। तो इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों का इसी समय से प्रवेश शुरू हो जाता है। अब किस तरह से देखिए सत्ता परिवर्तन होगा, अंग्रेज कैसे हावी होंगे, हम लोग आने वाले सेशन में इसको कवर करेंगे। तो अब देखिए, अब मोहम्मद शाह का देख लेते हैं कि क्या है। मोहम्मद शाह जो फेमस है रंगीला से, नाम ही है इसका मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसे बोला जाता है। इसका समय अवधि है 1719 से 48, जो कि काफी लंबा है, 20 साल से भी ज्यादा, लगभग 20 क्या ये हो जाएगा 27 से 28 साल, 27 से 28 साल तक। देखते हैं अब इसमें क्या है, क्यों इसको रंगीला बोला जाता था। तो देखिए, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, इसका एक्चुअल नाम था रोशन अख्तर, के शासन काल में मुगल परिवार में हिजड़ों तथा महिलाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मतलब काफी उसके काल में जो ट्रांसजेंडर हैं और महिलाओं हैं उन लोग का काफी वर्चस्व हो गया था। इसके काल में तुरानी दल के नेता निजाम उल मुल्क, जिनको कि चिनकिलिज खां कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये चिनकिलिज खां के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आगे देखते हैं क्या होता है। निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। देखिए अब सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाएगी और मोहम्मद शाह के निजाम उल मुल्क को वजीर बनाया, परंतु बादशाह के अत्यधिक लापरवाह होने के कारण निजाम उल मुल्क दक्कन की ओर पलायन कर गया। वहां उसने दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां को सकुरखेड़ा के युद्ध में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, कौन से युद्ध में, ध्यान फिर से देखिए, ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है,
बंधुओं की सैयद बंधुओं की हत्या के बाद देखिए मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। यही निजामुल मुल्क कौन है? चिनक्लिज खां, इसको वजीर बनाया, मतलब मंत्री बनाया। परंतु बादशाह क्या था, देख बादशाह कुछ सत्ता पे राज पे वो ध्यान नहीं देता था, अपने निजी कामों में व्यस्त रहता था। तो ये क्या किया निजामुल मुल्क, दक्कन का पलायन कर गया। अब आगे देखिए ध्यान पूर्वक समझिए। वहां उसने दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिज खां को सकूर खेड़ा के युद्ध में पराजित किया तथा 1724 में हैदराबाद राज की नींव रखी। देखिए अब मुगल गवर्नर को हरा दिया और वहां पे क्या किया, सकूर खेड़ा के युद्ध में, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि मुगल गवर्नर मुवारिज खां को कौन, तो निजामुल मुल्क यानी कि चिनक्लिज खां हरा कर 1724 में हैदराबाद राज की नींव डाली। और इसी तरह अवध अवध सदादत खां और बंगाल मुसाद कुली खां ने स्वयं को मुगलों को स्वतंत्र कर लिया। तो जैसे ये मुगल से अलग होकर हैदराबाद की, तो वहीं अवध में एक सआदत खां था और बंगाल में मुर्शिद कुली खां था। ये क्या किया, अपना एक इंडिविजुअल राज्य स्थापित कर लेता है मुगलों से स्वतंत्र होकर। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए 1739 में मोहम्मद शाह के समय फारस के शासक नादिर शाह ईरान का, जिसको नेपोलियन बोला जाता है, क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखिएगा कि ईरान का नेपोलियन जिसको बोला जाता है नादिर शाह, वो भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1739 में, तथा करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा यहाँ से अपने साथ तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, इंपॉर्टेंट है, वह कोहिनूर हीरा ले गया। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह ईरान का नेपोलियन। किस समय वो फारस का ये शासक था, ये याद रखिएगा। भारत पर आक्रमण करता है और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित, तो ये जगह भी याद रखिएगा, करनाल। फिर क्या होता है, नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा अपने साथ तख्ते ताउस मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा ले गया। इस प्रकार तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये था आपका मोहम्मद शाह। अब उसके बाद एक और छोटा सा है अहमद शाह, इसको देख लेते हैं। 1748 से 54, लगभग 4 से 6 साल, 5 से 6 साल इसकी समय अवधि है। तो देखिए मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसी काल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 से 1767 ईस्वी को कुल 7 आक्रमण किए। अहमद शाह ने गजीउद्दीन इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा कर जेल में डाल दिया तथा आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। तो देखिए ये तो इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखिए इस तरह के आप घटनाक्रम को पहले नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है। तो इस वजह से ये बैकग्राउंड समझना जरूरी था, तो इस वजह से ही मैंने इसको कवर किया है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अहमद शाह के बाद है देखिए आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसके काल में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध 1757 इसी मुगल बादशाह के काल में लड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध किसके काल में हुआ, तो आलमगीर द्वितीय के काल में। आलमगीर द्वितीय की हत्या भी गजाउद्दीन इमादुल मुल्क द्वितीय द्वारा की गई। फिर उसके बाद है शाह आलम द्वितीय। तो देखिए इसी काल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो यहाँ पे कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। और देखिए यहाँ पे क्या था, प्लासी का युद्ध, और यहाँ पे है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, और तथा बक्सर का युद्ध। तो दोनों पानीपत का तृतीय और बक्सर का युद्ध 1764 में, ये 1761 में हुआ। तो ये पूछ सकता है कि किसके काल में ये दोनों युद्ध हुए। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा क्लाइव को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। देखिए यही यही क्वेश्चन, देखिए अब अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। क्या किया वो, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। अब क्लाइव को क्या दे दिया गया, बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई, मतलब टैक्स कलेक्शन का पूरा जिम्मा इनको मिल गया। इसके पश्चात सालम द्वितीय 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में ही रहा, क्योंकि गजूद्दीन ने उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया। ध्यान रखिएगा, तो कहाँ रहा,
सालम द्वितीय इलाहाबाद में ही रहा, क्योंकि यहाँ गजुद्दीन उसको प्रवेश ही नहीं करने दे रहा था। फिर 1772 ईस्वी में वह मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। मराठों के हेल्प से वो दिल्ली पहुंचा और 1803 में ईस्वी तक मराठों के संरक्षण में रहा। फिर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने मराठों को पराजित किया, जिससे शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। देखिए मराठा लोग हार गए तो उसका संरक्षण स्वीकार किया और 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या हो गई। तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय। अब आगे देख लेते हैं, एक और है दो, लगभग ये मेरे हिसाब से आखिरी होगा। तो चलिए देख लेते हैं, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, काफी लंबा है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आगे देखिए। इसमें अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, देखिए यही देता है आपका राजा की उपाधि किसको, राजा राम मोहन राय जी को, तथा अपना केस लड़ने हेतु इन्हें इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में ही 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे दो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देता है, तो अकबर द्वितीय। और 1833 ईस्वी में कहाँ मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की, तो ध्यान रखिएगा ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में। कहाँ है वो, इंग्लैंड में। अकबर द्वितीय के समय में 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए, ध्यान रखिएगा। अकबर द्वितीय के समय में मुगलों के सिक्के जो चलते थे वो बंद हो गए। फिर उसके बाद है बहादुर शाह तृतीय, यानी कि बहादुर शाह जफर जिसको बोलते हैं। इसका 1837 से 57, लगभग 20 साल। तो देखिए यह अंतिम मुगल बादशाह था। तो पहला फैक्ट तो इसमें यही हो गया इंपॉर्टेंट, ये अंतिम मुगल बादशाह था। इतिहास में इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता था। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा वैसा मुगल शासक था जिसको बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता था। फिर है आगे इसमें 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद इसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया तथा 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च। देखिए जो बादशाह था वो खुद अब उस वो क्या रेंट पे मतलब एक तरह से पेंशन पे रहने लगा। 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। हालांकि कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा 1862 में ही रंगून बादशाह मृत्यु, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए बहादुर शाह दामन में ही सैनिक विद्रोह में बाद इसको बंदी बना गया। लेकिन ऑफिशियली अगर पूछा जाए कि ये मुगल साम्राज्य कब समाप्त होता है, तो 1 नवंबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद समाप्त किया जाता है। बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे गजल गायक थे। इब्राहिम जौक और गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। तो ये प्रश्न पूछा गया है। इब्राहिम जौक और गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, जबकि हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक शिक्षक थे। तो इस तरीके से हम लोग देखिए जितने भी आपके थे आपके उत्तर मुगल बादशाह, उन लोग को हम लोग कवर किए। तो बताइए आप लोग इसको देखने के बाद कैसा आप लोग को लगा ये सेशन, और क्या आपको लगता है इससे इनहेंस होगा, आपका रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग अब आगे यूरोपियन का आगमन किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रभुत्व बनता है, और जो भी घटनाक्रम है जो सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जहाँ भी आपका इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी बोल्ड में है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि देखिए राजा की उपाधि, ब्रिस्टल में उनकी हत्या हो गई, फिर यहाँ बहादुर शाह। तो इस तरीके से आप जब पढ़िएगा तो आपको, और साथ में जो भी और महत्वपूर्ण जो रहे फैक्ट्स रहेंगे वो मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए सेशन को देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में।